नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ में हुए विभिन्न परिवर्तनों को गिनवाया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमने परिवर्तन किए हैं, जिससे आज छत्तीसगढ़ की अलग पहचान ली है। सुनिए। सहायता समूहों ने प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास में जो योगदान दिया है उसे और गति मिलेगी। इसलिए महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए 2 लाख रुपए का ऋण प्रदान करने की व्यवस्था सक्षम योजना के तहत की गई है। छत्तीसगढ़ महिला कोष के माध्यम से ऋण लेने वाले महिला स्व सहायता समूहों पर लगभग 13 करोड़ रुपए का ऋण लंबित होने के कारण इनके कामकाज ठप हो गए हैं। हमने 6000 से अधिक समूह के ऐसे ऋणों को न सिर्फ माफ किया है, बल्कि सभी समूहों के ऋण लेने की पात्रता भी दुगुनी कर दी है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अभियान के अंतर्गत 22 लाख से अधिक महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़ा गया है और उन्हें रोजगार दिलाया गया है। आदिवासी संस्कृति, कलाएं, रहन सहन हमारे लिए गर्व का विषय है, लेकिन 1.5 दशकों तक इस समाज की आशाओं के विपरीत कार्य करने का बहुत बड़ा नुकसान आदिवासी अंचलों में होता रहा है। मैं दूसरी ओर भौगोलिक परिस्थितियों और समाज की सरलता का लाभ उठाते हुए नक्सलवादियों ने भी इन्हें हिंसक गतिविधियों का केंद्र बना लिया था। इस पृष्ठभूमि में हमने आदिवासी बसाहटों में समुचित और सुसंगत विकास की रणनीति अपनाई, जिससे परस्पर विश्वास के वातावरण में एक नई शुरुआत हो। आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है, हम अपनी रणनीति में सफल हो रहे हैं। शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्रदेश के नगर निगमों में 18 लाख से अधिक नागरिकों का इलाज निःशुल्क किया जा चुका है। इस योजना की सफलता को देखते हुए मैं घोषणा करता हूं कि शीघ्र ही इस योजना को प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लागू किया जाएगा। को नई सुविधा देने के लिए मैं घोषणा करता हूं कि प्रदेश में लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा और इस हेतु वृहद स्तर पर परिवहन सुविधा केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। इन केंद्रों को न केवल लर्निंग लाइसेंस बनाने हेतु अधिकृत किया जाएगा, अपितु इन केंद्रों में परिवहन विभाग से संबंधित समस्त सेवाएं नागरिकों को अपने निवास के पास मिल सकेगी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की कमीशन खोरी करने का आरोप लग रहा है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की पार्षद कोमल सेना पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल आए दिन पार्षद कोमल सेना पर 47 गरीब परिवारों से आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर लाखों रुपए कमीशन खोरी के मामले उजागर हो रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस पार्षद पर कार्रवाई को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता भी पिछले 4 दिन से बोधघाट थाने के सामने आंदोलन पर बैठे हैं। लेकिन अब कांग्रेस की हो रही किरकिरी पर सीएम ने दोषियों को नहीं बख्शने की बात कही है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित करते हुए पीएम मोदी का धन्यवाद दिया और कहा कि पिछली सरकारों ने क्रांतिकारियों की स्मृतियों को सजोकर नहीं रखा था, लेकिन इस बार पीएम मोदी की वजह से ये सभी क्रांतिकारियों की स्मृतियों को सजोकर रखा गया। सुनिए। उनकी स्मृति को संजोकर नहीं रखा गया। मैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने अमर शहीद क्रांतिकारियों की शहीद गाथा न केवल देश के सामने रखी, बल्कि उनकी स्मृति बनी रहे और वो प्रेरणा देते रहे।
देश में अनेक स्मारकों का निर्माण हुआ है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, इंडिया गेट पर मेरे किसान भाइयों, पिछले 22 महीने में लगभग 1,48,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला गया है। और पिछले साल की फसल बीमा योजना का पैसा हम फिर जल्दी किसानों के खाते में डालने वाले हैं। न केवल फसल बीमा योजना का पैसा, बल्कि प्राकृतिक आपदा में अभी जो नुकसान हुआ है उसकी राहत की राशि भी बहुत जल्दी आपके खाते में आने वाली है। मौसम की मार से अगर किसानों की फसलें प्रभावित होगी तो उनको राहत देने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का पैसा लगातार किसानों के खाते में जा रहा है। आज अपने प्रदेशवासियों से एक बात और मैं कहना चाहता हूं। लोकतंत्र का मतलब है ये जनता का राज है। भगवान ने जो संसाधन दिए वो सबके हैं। ये धरती सबकी, पानी सबका, जंगल सबके, खदानें सबकी, सबका समान अधिकार है। लेकिन सबके पास तो नहीं है। समाज में असमानता दिखाई देती है। एक तरफ जहां गगनचुंबी अट्टालिकाएं खड़ी देखते हैं, वहां दूसरी तरफ कई गरीबों को हम झुग्गी और झोपड़ियों में निवास करते हुए भी देखते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प है कि सरकार के खजाने पर गरीबों का भी बराबरी का हक है। और इसलिए हमारा यह संकल्प है, गरीबों की जिंदगी हम कैसे बेहतर करें। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई, रोजगार का इंतजाम, ये सबके लिए सुलभ हो, यह हमारा संकल्प है। और इसलिए मेरे गरीब बहनों और भाइयों, सस्ता राशन देने की योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना और इसके साथ साथ कोविड के इस कठिन काल में निःशुल्क राशन देने का प्रधानमंत्री जी का गरीब कल्याण योजना, मुझे बताते हुए प्रसन्नता, 16,000 करोड़ रुपया एक साल में हमने गरीबों को राशन देने पे खर्चा किया है। 7 तारीख का दिन अन्नोत्सव का दिन होता है। गरीब को राशन प्रदान किया जाता है। मैं महानगरों में, कस्बों में, शहरों में प्रशासन को मैंने निर्देश दिए। अभी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती का दिन रोजगार दिवस के रूप में हमने मनाया था। हमने तय किया था 1 लाख रोजगार हर महीने देंगे। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि 2 महीने में हमने 5,26,000 लोगों को स्वरोजगार के लिए अलग अलग योजनाओं से ऋण दिलवा के उनकी आजीविका की गाड़ी पटरी पे लेके आए थे। 25 फरवरी के दिन फिर रोजगार दिवस मनाया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं प्रदेशवासियों से, हर महीने कम से कम 2 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। हमारे पटरियों पे, फुटपाथ पे काम धंधा करने वाले भाई बहन, हाथ ठेला में फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, फुटपाथ पे दुकान लगाने वाले, ये ऊंचे ब्याज की दरों पे लोन लिया करते थे प्राइवेट सूदखोर से। लेकिन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, दोनों के माध्यम से मैं आश्वस्त करता हूं कि 10,000 रुपए की बिना ब्याज की राशि इनको उपलब्ध कराई जा रही है, उपलब्ध कराई जाएगी।
और जिला प्रशासन का यह काम है कि ऐसे भाई बहनों की रोजी रोटी में कोई दिक्कत ना आए। एक तरफ शहर स्वच्छ हो, यातायात में बाधा पैदा ना हो, लेकिन दूसरी तरफ गरीब की रोजी रोटी भी ना छिने। हम आदर्श व्यवस्था बनाए, हाकर्स कॉर्नर, अलग अलग गरीब के व्यवसाय के लिए स्थान, जहां वो अपनी रोजी रोटी ठीक। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस एक दिन की न्यूज के लिए गठन कर देती है। साथ ही गुलाम नबी आजाद जी को पद्म भूषण मिलते ही दिग्विजय सिंह को मुसलमान खलनायक नजर आने लगे हैं और वो अलगाववादी बातें करने लगे हैं। आजादी से अब तक कांग्रेस षड्यंत्र कर मुसलमानों को अलग थलग करने की नीति पर चलती रही है, जबकि बीजेपी सरकार मुस्लिमों पर मुख्य धार में ला रही है। नए प्रकरण प्रदेश के अंदर आए हैं और अभी कुल पुलिस के जो संक्रमित एक्टिव केस हैं वो 1390 हैं। कल वैक्सीनेशन जो हुआ है वो 12,512 हुआ है। 26 जनवरी भी थी कल। कुल अभी तक जो वैक्सीनेशन हमारा प्रदेश में हुआ है वो 10,89,64,64 ये हमारा कुल वैक्सीनेशन हुआ है। 31 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी 30-31 में इस विषय की समीक्षा करेंगे और उसके बाद में स्कूल खोलने का निर्णय लिया जाएगा। अभी 31 तारीख तक कोई स्कूल खोलना नहीं है। ऐसा मुझे लगता है। गुलाम नबी आजाद जी को कल पद्म भूषण क्या मिला है, उनकी जैसे ही घोषणा हुई वैसे ही दिग्विजय सिंह जी को मुसलमानों में आपको खलनायक नजर आने लगे। दिग्विजय सिंह जी आजादी से आज तक कांग्रेस षड्यंत्र पूर्वक मुसलमानों को अलग थलग करने की नीति पर चलती रही है। 370 हट गई, ट्रिपल तलाक जैसे निर्णय हो गए, मुसलमान मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। अब चचा जान उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिम समर्थन पता चल रहा है उन्हें कि उनके कांग्रेस के पास नहीं आ रहा। तो ये अलगाव बात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों के लिए तमाम घोषणाएं की, जिसको लेकर अब बीजेपी ने उन पर प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ घोषणाएं करने वाली पार्टी बन गई है। वो घोषणा करके अखबारों में छपवा देती है, फिर उसके आगे कुछ नहीं करती है, जिससे राज्य के लोगों में आक्रोश पनप रहा है। साय ने कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के प्रमुख 36 वादों में 26 वादों पर 3 वर्ष में काम ही शुरू नहीं किया। चुनाव के समय घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे कर सरकार बनाने के बाद अब कर्मचारी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में नई घोषणाएं जनता के साथ केवल छलावा ही है। जानी मानी अदाकारा श्वेता तिवारी ने विवादित बयान पर मामला अब गर्माता जा रहा है। इस मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पुलिस कमिश्नर को इस मामले में निर्देश दिए गए हैं। वहीं अदाकारा श्वेता तिवारी के बयान की निंदा करते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैंने कल ही ये वीडियो देखा और सुना। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए गए हैं 24 घंटे के अंदर मामले, तथ्यों और विषयों की जांच की जाए और इसकी रिपोर्ट प्रेषित की जाए, जिसके बाद इस मामले में निर्णय लिया जाएगा। श्वेता तिवारी का एक विवादित वीडियो वायरल हुआ है। उन्होंने कल जहां पैलेस में पीसी की थी, उसमें एक विवादित बयान दिया था भगवान को जोड़कर। सर, हिंदू भावनाओं की आस्था से फिर खिलवाड़ किया गया। मैंने वो सुना है, देखा भी है और मैं इस बयान की निंदा करता हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर भोपाल को निर्देशित किया है, बेटा देश के लिए शहीद हो जाए, माता पिता के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। देश की रक्षा करते हुए देश के कई जवान अपने प्राणों का बलिदान खुशी खुशी दे देते हैं। मां की ममता के अनेक रूप होते हैं।
यहाँ भी मां की ममता का एक रूप देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के जसपुर में एक ऐसी भी मां है जिन्होंने नक्सलियों से लोहा लेते हुए बस्तर में शहीद हुए इकलौते बेटे की शहादत से व्यथित होकर उसकी एक प्रतिमा बनवाई। इस प्रतिमा में प्रतिदिन शहीद की मां उसी तरह ममता लुटाती है जैसे वो बचपन में अपने बेटे पर लुटाती थी। इस मार्मिक दृश्य को देखने वालों की आंखें आज भी छलक जाती हैं। मेरा बेटा शहीद हो गई ले मैं जे रोज दिन आयकुन बढ़ान चतरान और कड़ी बैठो नारू जान घर का करूँ देखते जुड़ रहा जे मोर जीव जुन जान होता है जे का करूँ। कितना बेटा था कतक बेटे रही? एक ठुर एकला रहीस मोर बेटा हो एक ठुर एकला रहीस जे का करूँ चल गिस खाने बढ़ान चतरान में मूर्तिला साफ करो नारू एक बैठो नारू कौन भागो हो रोज जुन कारण का करूँ नी कारू और कौन कर दी तेन और तोर बेटा तो आज भी एक साथ है। हाँ हाँ मूर्ति के साथ है। हाँ मूर्ति के साथ मोर बेटा का करूँ तब वही जुन आए तब देखो तहाँ दिन और रात और ड्यूटी करते करते ही शहीद हो गया तो इसको याद किया जाता है हर साल और याद के नाम से 26 जनवरी में झंडा और 15 अगस्त में झंडा फहराया जाता है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर और रायपुर नगर निगम के सामान्य सभा और मेयर इन कौंसिल को नोटिस जारी किया। आरोप है कि नगर निगम में स्मार्ट सिटी कंपनी बनाकर निर्वाचित संस्थाओं के अधिकार हड़पे हैं। इसे लेकर जनहित याचिका दायर की गई है जिस पर अगली सुनवाई अब 14 फरवरी को होगी। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस गोस्वामी और जस्टिस N.K. चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वकीलों ने याचिका पर दिए गए स्थगन आदेश हटाने और अंतिम सुनवाई करने की मांग की जिस पर डिवीजन बेंच ने नगर निगम के सामान्य सभा और मेयर इन कौंसिल को पूर्व में पक्ष रखने के लिए कहा गया था लेकिन विधिवत नोटिस जारी नहीं की गई थी। इसीलिए कोर्ट ने नोटिस जारी कर उन्हें पक्ष रखने को कहा है। मध्य प्रदेश में 31 जनवरी तक स्कूल बंद रखे जाने की टाइमलाइन नजदीक आती जा रही है। वहीं कोरोना संक्रमण की रफ्तार भी कम नहीं हो रही है। आगे स्कूल खुलेंगे या नहीं इसको लेकर स्टूडेंट्स और अभिभावक उलझन में हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के कारण उनकी चिंता भी कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में सरकार स्कूलों को लेकर जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है। इस मामले में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को संकेत दिए हैं। मध्य प्रदेश में इस बार ठंड से फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं दिख रही। भोपाल, इंदौर समेत पूरा प्रदेश ठंड से ठिठुर रहा है। प्रदेश में कुछ जगहों पर तो पारा 2.5 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। रायसेन में पौधों पर ओस की बूंदें जम गई हैं। अगले 24 घंटे तक कड़ाके की ठंड रहेगी। 29 जनवरी को पाकिस्तान से एक और हवाओं का झोंका आएगा। इसके कारण 6 दिन तक तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। रात का पारा 10 डिग्री और दिन का पारा 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। इसके बाद 2 फरवरी से प्रदेश में एक और सिस्टम सक्रिय हो जाएगा जिसके हल्की बारिश होने से फिर कड़ाके की ठंड पड़ने लगेगी। इसका असर भी 2 से 3 दिन तक रहेगा। कोल्ड डे तो नहीं रहेगा लेकिन कोल्ड वेव जरूर चलेगी। इससे दिन में ठिठुरन बढ़ सकती है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक और नया केस सामने आया है। रायपुर में एक 17 साल की लड़की के ओमिक्रॉन संक्रमित होने की उसमें पुष्टि की गई है। लड़की की रिपोर्ट तब आई जब उसने क्वारंटाइन के 7 दिन बिता लिए थे। इधर सरकार ने कोरोना के गंभीर मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग जांच कराने के निर्देश दिए हैं।
छत्तीसगढ़ एपिडेमिक कंट्रोल के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि ओमिक्रॉन संक्रमण का एक और केस की पुष्टि हुई है। रायपुर के तेलीबाधा इलाके की ये 17 साल की लड़की 28 दिसंबर को यूनाइटेड अरब अमीरात से लौटी थी। उस समय उसकी कोरोना जांच नेगेटिव आई थी। 7 दिन क्वारंटाइन रखने के बाद दोबारा टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव मिली है। उसके बाद उसके सैंपल को जांच के लिए भुवनेश्वर भेजा गया। अब उसकी रिपोर्ट आई है। पिछले सप्ताह एक साथ 13 लोगों की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्हें ओमिक्रॉन पॉजिटिव बताया गया था। उसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। एमपी के रीवा में गोविंदगढ़ थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ओडिशा से रीवा की ओर लाया जा रहा 7 क्विंटल गांजे का खेप गोविंदगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर जब्त कर लिया है। इसमें 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। गांजे की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। आप सब लोग देख रहे हैं, नशे के विरोध में रीवा पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। उसमें लगातार की जा रही कार्रवाइयों में गोविंदगढ़ पुलिस को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें एक ट्रक और एक बोलेरो गाड़ी मिली है और 3 आरोपी मिले हैं। और खबर एमपी के मंदसौर से है। थाना प्रभारी लाखन सिंह राजपूत ने जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश में भी गांधी सागर पुलिस थाने का नाम रोशन किया है। थाना प्रभारी लाखन सिंह राजपूत की उत्कृष्ट सेवाएं और कुख्यात तस्करों को पकड़ने के लिए पुरस्कृत किया गया है, जिसमें कलेक्टर गौतम सिंह, पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे शामिल हुए। जब लाखन सिंह राजपूत जिले में सम्मानित होकर गांधी सागर थाने पर आए तो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ग्रामवासियों ने थाना प्रभारी का भव्य स्वागत किया। गांधी सागर की जनता को नमन करता हूं और इनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहां रहकर इनके सपोर्ट से मैंने अच्छा कार्य किया। कई कुख्यात तस्करों पर लगाम लगाया, अपराधों पर लगाम लगाया। इन सब के परिप्रेक्ष्य में हमारे पुलिस अधीक्षक श्रीमान सुनील कुमार पांडे सर और कलेक्टर श्री गौतम सिंह सर और प्रभारी मंत्री सर ने आज थाना प्रभारी श्री लाखन सिंह जी जब से गांधी सागर आए हैं तब से निश्चित रूप से यहाँ के माहौल को सुधारने के लिए एवं थाने को अपग्रेड करने के लिए भी जो काम किया है वो सराहनीय है। एवं आम पब्लिक और पुलिस के बीच जो सामंजस्य है वो उसको बिठाने के लिए भरपूर प्रयास किया है और इस तरीके का सम्मान जो इन्हें मिला है निश्चित ये सम्मान के योग्य थे। और भविष्य में भी हम गांधी सागर के लोग ये चाहते हैं कि ये पुलिस और पब्लिक के सामंजस्य से अपराध पर नियंत्रण किया जाए, वो ज़्यादा आवश्यक है। और उस दिशा में आदरणीय टीआई साहब का कार्य करना निश्चित रूप से प्रशंसनीय है और हम इनके कार्य की और इनकी निष्ठा की, इनकी कर्तव्यपरायणता की प्रशंसा करते हैं और अस्तित्व से कामना करते हैं कि ये और इसी तरीके के पुरस्कार। खबर उज्जैन से है, जहां चोरों ने चोरी का एक अनोखा तरीका अपनाया है। दरअसल मंगलवार को शहर में स्थित चौपहिया वाहन शोरूम में 2 अज्ञात बदमाशों ने कार खरीदने के बहाने से पहुंचे और टेस्ट ड्राइव के नाम पर डेमो कार लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी जैसे ही शोरूम प्रबंधन को लगी तो पुलिस को मामले में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लिया और पड़ताल शुरू कर दी। दूसरे दिन बुधवार को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर डेमो कार को जब्त किया और अज्ञात बदमाशों के खिलाफ धारा 420 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ये मामला सांगी ब्रदर्स जो टाटा का शोरूम है अपने इस हाईवे पे, वहाँ का है। टेस्ट ड्राइव के लिए वहाँ के एग्जीक्यूटिव के साथ 2 लोग आए थे अज्ञात लोग। उन्होंने टेस्ट ड्राइव ली उसका और बाद में वो गाड़ी लेकर चले गए उसे उतार के वहाँ से। उसका अपराध क्रमांक 78/22 धारा 420 का वर्तमान में कायम किया है अपने थाना चिमनगंज में। आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि वो अज्ञात स्थिति में गाड़ी मिली हमको, हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं अभी। संभवतः ये गाड़ी वही है और आरोपी की तलाश अभी जारी है वर्तमान में। तो फिलहाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।